Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic that is endocrine glands अंतःस्रावी ग्रंथियां पार्ट थर्ड। आज इसमें हम लैगरहैंस की द्वीपिकाएं, यौन ग्रंथियां तथा थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले लेते हैं लैगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैगरहैंस की द्वीपिकाएं एक समूह के रूप में अग्नाशय में उपस्थित होती हैं। लैगरहैंस की कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं तथा रक्त केशिकाओं के जाल द्वारा घिरी होती हैं। ये केशिकाएं ही एक प्रकार के रस का स्त्रावन करती हैं जो अंतःस्रावी होता है। यह अंतःस्रावी रस सीधे ही रक्त में डाल दिया जाता है। अग्नाशय के पिंडकों की कोशिकाएं अग्नाशय रस, जिसे पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, का स्त्रावन करती है। यह रस अग्नाशय वाहिनियों द्वारा आहार नाल की पक्वाशय में डाल दिया जाता है। यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। इस प्रकार अग्नाशय एक बहिस्रावी ग्रंथि के साथ साथ अंतःस्रावी हार्मोन का भी स्त्रावन करता है। लैगरहैंस की द्वीपिकाओं में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करती हैं। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन बनता है और स्रावित होता है। डेल्टा कोशिकाएं से सोमेस्टोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब लेते हैं ग्लूकागॉन तथा इंसुलिन प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए दोनों ही हार्मोन अत्यंत आवश्यक हैं। ये शरीर से कार्बोज की मात्रा का नियमन करते हैं। शरीर में रक्त में ग्लूकोज का स्तर 45 से 95 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होना चाहिए, परंतु अगर ग्लूकोज की मात्रा इस स्तर से अधिक बढ़ जाती है तो इसका संतुलन इंसुलिन हार्मोन ही करता है। ग्लूकागॉन, पहले हम ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ते हैं। यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं। इनमें 29 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। इसकी क्रिया 2 तरीके से होती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर तथा अकार्बोज स्रोत जैसे वसा प्रोटीन से ग्लूकोज को बनाकर। अकार्बोज स्रोत से जो ग्लूकोज का निर्माण होता है उसे ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार यह हार्मोन ग्लूकोज का निर्माण करता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। यह हार्मोन उस समय अधिक क्रिया करता है जब हम व्रत उपवास करते हैं तथा किन्हीं कारणों से हम भोजन नहीं मिल पाता है। उस समय यह हार्मोन शरीर में उपस्थित प्रोटीन तथा वसा को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है और रक्त में डाल देता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा हम दिन भर बिना थकान के कार्य कर सकते हैं। अब आता है दूसरा, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसमें 51 तरह के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल 2 प्रकार की श्रृंखलाओं द्वारा सजे होते हैं। पहली 21 अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है और दूसरी 30 अमीनो अम्ल की। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 50 यूनिट इंसुलिन का स्रावन करता है, जबकि अग्नाशय में इसकी संग्रह क्षमता 200 यूनिट तक होती है। इंसुलिन अग्नाशय में से हमेशा निकलता रहता है। अब लेते हैं फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन के कार्य। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। यह ग्लाइकोजन यकृत तथा मांसपेशियों में संग्रह हो जाते हैं। वसा का संग्रह वसीय ऊतक में करता है। यह ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया को रोकता है तथा प्रोटीन तथा वसा का उपापचय करता है। यह शरीर के होम्योस्टैसिस की क्रिया को रोकता है और जैसे ही रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है उसे तुरंत ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और यकृत में संग्रह कर लेता है। इंसुलिन प्रोटीन संश्लेषण को उत्तेजित करता है और मांसपेशियों की वृद्धि करता है। यह वसामय ऊतक में वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट तथा ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण भी करता है। ये शरीर में कीटोन बॉडी को बनने से रोकता है और ये जहरीला है, ये टॉक्सिक होते हैं हमारे बॉडी के लिए, और शरीर में पोटेशियम ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो कीटोन बॉडीज जो हमारे शरीर के लिए जहर के समान होते हैं, इनको बढ़ने से रोकता है और ये हमारी सहायता करता है। इंसुलिन के अब अल्प स्राव से क्या प्रभाव पड़ते हैं? इंसुलिन के कम स्राव से मधुमेह या चीनिया पेशाब, डायबिटीज़ मिलेटस नामक रोग हो जाता है, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, शुगर की बीमारी।
इस रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तथा यूरिन में भी चीनी आने यानी ग्लूकोज आने लगती है। रोगी का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। रोगी अधिक भूख तथा प्यास का अनुभव करता है। पेशाब में कीटोन आने लगते हैं। वृक्क धीरे धीरे अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे वृक्क का अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिस्राव का प्रभाव, इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है और रोगी को हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। रोगी को शीघ्र ही थकान हो जाती है। रोगी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। रोगी को बार बार भूख व प्यास लग आती है और वह हमेशा ही भूखा अनुभव करता है। रोगी चिंतित, बेचैन तथा चिड़चिड़ा हो जाता है। अत्यधिक रोग की अवस्था में रोगी बेहोश हो जाता है। अब आता है, ये तो था इंसुलिन का बारे में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट ग्रंथि, जिसे थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। यह ग्रंथि श्वास नली के पास थायराइड ग्रंथि के नीचे अवस्थित होती है। यह ग्रंथि अंशतः अंतःस्रावी कोशिकाओं की बनी होती है। लसिका उत्तक भी इस ग्रंथि को बनाने में पूरा सहयोग देते हैं। इस ग्रंथि की पहचान हैसल की कार्पसल्स के द्वारा होती है। एक छोटी सी ग्रंथि है। इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। और थाइमस ग्रंथि के कार्य होता है लिम्फोसाइट्स का निर्माण करना और साथ में यौन ग्रंथियों की वृद्धि और विकास करना, अस्थियों में लवणों को जमा करके रखना। थाइमस ग्रंथि 8 से 14 वर्ष तक की बढ़ती है, बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बच्चा जवान होता है, तब यह ग्रंथि स्वतः ही छोटी हो जाती है और अंत में लुप्त हो जाती है। यानी 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसमें लसिका जो लसिका के उत्तक हैं, वो उत्तक बनते हैं हमारे शरीर में। यौन ग्रंथियां जो है वो विकसित होती हैं, क्योंकि उनमें सहायक होता है ग्रंथि ये, और अस्थियों में हमारे लवण जमा करती है। उसके बाद धीरे धीरे ये स्वतः ही ग्रंथि समाप्त हो जाती है। अब आता है यौन ग्रंथियां, जिनको सेक्स ग्लैंड्स भी बोला जाता है, गोनैड्स भी बोला जाता है। ये ग्रंथियां अंडकोश में स्थित होती हैं। जनन इंद्रियां जो होती है हमारे वहाँ पर स्थित होती हैं तथा स्पर्मेटिक कोट द्वारा शरीर से मिली हुई होती हैं। वृषण में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, जिसे लेडिक कोशिकाएं कहते हैं। ये लेडिक कोशिकाएं ही नर हार्मोन्स का स्रावन करती हैं। नर हार्मोन्स को एंड्रोजन्स कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। एंड्रोजन्स के कार्य, जो कि मेल हार्मोन है, पुरुषों के जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायता करता है। यौन अंगों की वृद्धि एवं विकास करता है। पुरुषों में शुक्राणु जनन की क्रिया का नियमन करता है। यह यौन सहायक ग्रंथियों तथा अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। पुरुष में लैंगिक लक्षण जैसे आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, जनन अंगों एवं काखों पर बालों का निकलना, छाती पर बालों का उगना इत्यादि लैंगिक लक्षण हैं। यह हार्मोन इन लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। एंड्रोजन के अत्यधिक स्राव से पुरुष अधिक काम लोलुप हो जाता है और उसमें विषय संबंधी उत्साह अधिक होता है। इस हार्मोन के कम स्राव होने से पुरुष के पुरुषत्व में कमी हो जाती है। इसकी आवाज़ भी महिलाओं की भांति पतली हो जाती है तथा प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। लैंगिक लक्षणों एवं जननांगों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। स्त्री गोनाड, फीमेल गोनाड, ये ग्रंथियां स्त्रियों के गर्भाशय की दाहिनी और बाईं ओर स्थित होती है। स्त्री के गोनाड की अंडाशय भी कहते हैं। अंडाशय के द्वारा ही हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं। स्त्री के गोनाड के द्वारा मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन का स्रावन होता है, ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन तथा प्रोजेस्टेजेंस। पहले लेते हैं ईस्ट्रोजन्स। इस हार्मोन का स्रावन अंडाशय द्वारा होता है। अंडाशय में फॉलिकुलर एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा ग्रैफियन पुट्टिका का निर्माण होता है। ये पुट्टिकाएं ही एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती हैं। प्रोजेस्टेरोन्स, जब ग्रैफियन पुट्टिका के अंडशरण या अंडोत्सर्ग होता है तो परिपक्व अंड ग्रैफियन पुट्टिका को तोड़कर बाहर आ जाता है तथा पुट्टिका का स्राव स्थान रिक्त हो जाता है। वहाँ पर पीले रंग की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम की कोशिका ही प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कार्य। यह हार्मोन स्त्री प्रजनन अंगों की वृद्धि में विकास करता है। यह स्तनों का विकास करता है तथा दूध की ग्रंथियों की वृद्धि करता है। यह हार्मोन रजोधर्म के स्राव का नियमन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निषेचित अंडे को अपरा से जोड़ने का कार्य करते हैं। यह गर्भावस्था में होने वाली विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का नियमन करता है। यह स्त्रियों में यौन संबंधी
को बढ़ाता है तथा नारी सुलभ लक्षणों का विकास करता है। यह स्त्री के सहायक प्रजनन अंगों का विकास भी करता है, जैसे जनन अंगों एवं काखों पर बालों का उगना, स्तन का विकास करना इत्यादि। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अल्प स्राव के प्रभाव। इस हार्मोन के कम स्रावन से स्त्रियों में स्त्रीत्व का गुण नहीं आ पाता, प्रजनन अंगों का विकास रुक जाता है, स्तन छोटे तथा अविकसित रह जाते हैं, यौन संबंधी उत्साह कम हो जाता है, स्त्रियों की प्रजनन क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। इसके अत्यधिक स्राव से स्तन काफ़ी बड़े हो जाते हैं, स्त्रियाँ अधिक कामुक हो जाती हैं तथा विषय संबंधी उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है। रजोधर्म या मासिक चक्र काफ़ी अनियमित एवं गड़बड़ हो जाता है, मासिक स्राव भी अधिक निकलता है। तो यह था यौन ग्रंथियों के बारे में, जिसमें हमने मेल और फीमेल दोनों के अंदर स्रावित होने वाले हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में और उनके कार्यों को देखा। इसी के साथ यह जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत हमने विभिन्न ग्रंथियों और उनमें स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में जाना और समझा। धन्यवाद।